पीएफ डिपॉजिट की ब्याज दरें कैसे तय होती हैं? कहा जाता है कि इसमें राज्य सरकारें, सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज और श्रम मंत्रालय के अधिकारी ब्याज दरों को तय करते हैं। तो सवाल यह है, और फाइनली नोट जो है वो वित्त मंत्रालय से लेना पड़ता है, मंजूरी लेना पड़ता है। तो मैं आपसे यही समझना चाहूँगा कि ये जो बड़ी ऊहापोह की स्थिति रहती है कि कितना प्रतिशत होगा, कल तक चर्चा थी 8.25% रहेगा, अभी कहा जा रहा है कि मीटिंग खत्म हुई 8.25% पे तय मान लिया गया है। पिछले साल भी यही परसेंटेज था, उससे पिछले वित्त वर्ष में ये मेरे ख्याल से 8.15% था। तो मैं आपसे यही पूछना चाहूंगा कि पीएफ डिपॉजिट की ब्याज दरें कैसे तय की जाती हैं, किस आधार पर तय की जाती हैं, और साथ ही साथ आजकल ये बात भी चल रही है, बहुत सुर्खियों में है, कि एक फंड रिजर्व बनाने की तैयारी की जा रही है। तो मैं चाहूंगा कि मेरे दर्शकों को यह बात समझाएं कि पीएफ डिपॉजिट पर ब्याज दर कैसे तय होता है और फंड रिजर्व बनाने की जरूरत क्या पड़ी है। यही मैं आपको कह रहा था। देखिए, जो ईपीएफओ का कॉर्पस है वो तकरीबन 13-14 लाख करोड़ का है। मतलब उनके पास जो सारा फंड इकट्ठा हुआ है वो तकरीबन 13-14 लाख करोड़ का है। अब ये 13-14 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट किस तरह से हो, इसके भी नियम बने हुए हैं। वित्त मंत्रालय की मंजूरी के बाद लेबर जो मिनिस्ट्री है उसने उसको नोटिफाई किया हुआ है। उसमें जैसे एक सबसे बड़ा हिस्सा जो इन्वेस्टमेंट का है वो ये है कि केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की जो प्रतिभूतियां होती हैं, जो सिक्योरिटीज होती हैं, उनमें आपको 45% कम से कम इन्वेस्ट करना पड़ता है। लेकिन अगर आप ज़्यादा करना चाहें तो आप 65% तक जा सकते हैं। इसी तरह से कॉरपोरेट बॉन्ड्स हैं, दूसरी और सिक्योरिटीज़ हैं, उनके लिए भी अलग अलग तय कर रखी हैं। लगभग 90% इन्वेस्टमेंट इसका डेट सिक्योरिटीज़ में होता है, जिसमें आपको फिक्स्ड इनकम या इंटरेस्ट मिलता है, या इंटरेस्ट के बराबर का कोई फ़ायदा मिलता है आपको। जैसे म्यूचुअल फंड के माध्यम से उनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो भी एक तरह से इंटरेस्ट का ही डिस्ट्रीब्यूशन आपका है। 10% जो है, 10% के आसपास, मेरे ख्याल से मैक्सिमम 15 है और मिनिमम 5% है, ये आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट के माध्यम से सीधे इक्विटी में खरीद के, या ईटीएफ्स के माध्यम से, जैसे मैंने बताया, तो उस पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये फंडिंग पैटर्न तय किया हुआ है सरकार ने इस पैसे जो 14-15 लाख करोड़ के आसपास का कॉर्पस है उसको इन्वेस्ट करने के लिए। अब आप जब इंटरेस्ट रेट तय करना चाहते हैं तो एक तरफ तो आपको ये देखना होता है कि आपकी आमदनी कितनी है, इंटरेस्ट से और इक्विटी में इन्वेस्टमेंट से, इन सब से मिला के आपकी आमदनी कितनी हुई। वो आमदनी को आप, अगर आपका जो फंड है 14-15 लाख करोड़ का, उससे अगर आप डिवाइड कर देंगे तो आपको ये निकल के आता है कि भाई हमारे पास आमदनी 8% के बराबर हुई, या 8.5% के बराबर हुई, या 10% के बराबर हुई, जैसे भी स्थिति हो। तो ये सारी कैलकुलेशन जो है वो ट्रस्टी बोर्ड जो है, जिसको लेबर मिनिस्टर हेड करते हैं, उनके अध्यक्षता में हुई बैठक, जो आज बैठक हुई थी, उसमें पेश की जाती है। और ये सब नंबर्स देखने के बाद जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज जो है, और इसमें मैंने जैसे कहा कि एंटिसिपेशन भी है, अभी 1 महीना तो अभी बाकी है, आंकड़े भी उपलब्ध होंगे, मान लीजिए जनवरी के उपलब्ध होंगे या 15 फरवरी तक के उपलब्ध होंगे, तो 1-1.5 महीने के लिए आप एंटिसिपेट करते हैं, और उसके बाद आप ये निकालते हैं कि भाई टेंटेटिवली हमारी कितनी आमदनी होगी और कितना हम दे सकते हैं। उसके आधार पे ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज जो है वो तय करता है और रिकमेंडेशन देता है वित्त मंत्रालय को। ये तो ये तरीका है। जो दूसरा सवाल आपका था कि कोई रिजर्व बनाने की बात की जाए, जी जी। देखिए, रिजर्व बनाने के पीछे जो मकसद होता है वो ये होता है कि आप जो फ्लक्चुएशंस होते हैं, कि हर साल जो आमदनी है उसमें जो डेट सिक्योरिटीज होती हैं उसमें तो इतना ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं आता, लेकिन इक्विटीज में जो रिटर्न है उसमें काफ़ी फ्लक्चुएशन आ जाता है। जैसे मैं आपको कह रहा था कि पिछले साल
इक्विटी में अभी इन्होंने 2023-24 के अपने आंकड़े एनुअल रिपोर्ट को पब्लिक में नहीं, पास तो कर दिया है लेकिन पब्लिक में नहीं रखा है, तो इसलिए हमारे पास वो पब्लिकली उपलब्ध नहीं है कि पिछले साल 23-24 में उन्होंने कितनी आमदनी, कितना रिटर्न तो उनको इक्विटी मार्केट से आया था और कितना उनका डेट से ऑन एन एवरेज रहा, और जिसके बाद उन्होंने 8.25 जो रेट रिकमेंड की थी वो तय की गई थी। लेकिन ये निश्चित है कि इस साल इक्विटी मार्केट से जो 10% इनका इन्वेस्टमेंट है इक्विटी मार्केट में, उसमें काफ़ी नुकसान होगा बजाय कोई रिटर्न मिलने के। तो इसलिए इस बार अगर आप 10% या 20% भी नुकसान लेके चलें ईटीएफ में, तो आप ये मान के नहीं चल सकते कि जो डेट पे आपको 8.25% के हिसाब से रिटर्न मिल जाए और उससे थोड़ा ज़्यादा मिल जाए जो इक्विटी के रिटर्न को भी आप एब्जॉर्व कर लें। तो ये जो फ्लक्चुएशन आते हैं हर साल, उसके लिए अगर आप एक पॉलिसी ये तय करो कि भाई जिस साल आपकी रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा हो तो उस साल तो आप थोड़ा कम डिस्ट्रीब्यूशन कर दो, और जिस साल आपकी रेट ऑफ रिटर्न कम हो उस दिन आप ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन कर दो। जैसे आप जीपीएफ में है भारत सरकार या पीपीएफ में है, पीपीएफ में भारत सरकार एक ही रिटर्न देती है, और जैसे इस समय 7.1 या 7.2% मिलता है पीपीएफ में, तो वो रिटर्न देती है। एक फिक्स टाइप का रिटर्न चलता है कि समय समय पे, कई समय बाद अगर बहुत ही इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट में बदलाव हो जाता है तो भारत सरकार भले ही चेंज कर दे लेकिन ईयर टू ईयर वेरिएशन नहीं करती, राइट। इसी तरह से अगर आप ईपीएफओ में ये चाहते, मान लीजिए आपने तय किया कि 8% ऐसा रेट ऑफ रिटर्न है जो हर साल दिया जाना चाहिए, या 7.5% कम से कम आपको दिया जाना चाहिए, तो अगर आप ऐसा रिजर्व बना लें, अगर जब आप 7.5% दे रहे हो और आपकी आमदनी 8.5% हो, तो आप उस रिजर्व में जो 1% के एक्स्ट्रा आपने कमाया हुआ है उसको रख दीजिए। अगले साल आपका मान लीजिए रिटर्न 7.25% ही आया, तो आप 7.5% दे देंगे उस रिजर्व में ड्रॉ करने के लिए। लेकिन ये रिजर्व मैक्सिमाइज नहीं करता है, ये एवरेज आउट करता है कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आप इसको एवरेज आउट कर लीजिए बजाय मैक्सिमाइज करने।